ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम दो बातें करेंगे, एक इतिहास की और एक वर्तमान की। हम सब जानते हैं, कहते भी हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि बीता हुआ समय ही हमें सब कुछ सिखाता है। और इतिहास हमें इसलिए पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, ताकि हम वर्तमान को समझ सकें। इतिहास को ये नहीं है कि मुग़ल कब आए और कहाँ कहाँ लड़ाई हुई, कब उनका जन्मदिन हुआ। ये इतिहास नहीं है। जो सीखने वाला इतिहास है वो स्कूलों में आजकल बहुत कम पढ़ाया जाता है। बहुत कुछ छेड़छाड़ अपने इतिहास के साथ हुई है, लेकिन थोड़ा सा हम ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाते। थोड़ा सा अपने लिए वर्तमान को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। और बात यह है कि इतिहास से जो हमें सीखना चाहिए कि आज अमेरिका सुपर पावर है, उससे पहले इंग्लैंड था, अंग्रेज़ थे, उनका सूरज नहीं डूबता था। उससे पहले अरब थे, मुसलमान थे। मुसलमान क्यों ख़त्म हुए? क्योंकि उन्होंने किसी भी नई चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करने की इजाज़त ही नहीं दी। 1906 में जब नए टेक्नोलॉजी अराउंड 1996 जब नई टेक्नोलॉजी कोई भी आई, साइंस आई, उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म में हराम है। अभी भी आप किसी भी उससे सुनोगे, टीवी डिबेट सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप जब भी किसी मुस्लिम को देखोगे तो वो कहेगा हमारी हदीस में ये लिखा है, अल्लाह ताला ये फरमाता है, वाला का सल्लम, पता नहीं क्या क्या कहते हैं वो, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। लिखा होगा भाई, उस इंसानों ने लिखा होगा। पहले तो बेवकूफ़ ये है कि उन्हें कहते हैं कुरान तो आसमान से उतरी किताब है, आसमान से तुम्हारे लिए उतारा है भगवान। एक तो ये झूठ यही है। लेकिन जो वो जाने भाई, हमें तो आपसे अपने आप से मतलब। तो किताब में लिखी है इनकी, कुरान है, हदीस है, तो ये यहीं पे डरे हमारे अल्लाह ताला ने ये लिखा है, ये होगा, ये होगा। लिखा होगा, बड़े बड़े महान लोग हैं, आज भी हैं, बहुत कुछ लिखते हैं कि इतने सालों बाद ये होगा। एनालिसिस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं लोग। उन्होंने भी की होगी फोरकास्ट, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो सही हो, गलत भी तो हो सकती है। तो इससे एक बात निकल के सामने आती है कि ज़िंदगी जो है कागज़ पर लिखी हुई तहरीरों से नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती है। अब आते हैं हम वर्तमान में। वर्तमान में जो आज की स्थिति है, तो आज की स्थिति में अगर हम थोड़ा सा जो मैंने एनालाइज़ किया है, थोड़ा सा ये सोच ले कि जैसे अभी ये कोरोना आया है, हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो लोकतांत्रिक है, संविधानिक है। हमारा एक संविधान है, उसको हम संविधान कहे, मैं उसको कहता हूँ कि हमारे देश का राजा है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कानून व्यवस्था है, सब कुछ कानून व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज हमें समझ नहीं, जो हमारा संविधान है, हम सारा कुछ देख के, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें देख के लगता है कि हमारा संविधान है, हमें उसका पालन करना चाहिए और कर रहे हैं हम। लेकिन ये आज महसूस हो रहा है और होना चाहिए कि जो हमारा संविधान बना आज़ादी के बाद 1950 में जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, वो विदेशियों के दबाव में, मुसलमानों के दबाव में लिखा गया हमारा एक दस्तावेज है, जिसको हम राजा कहें, संविधान कहें। वो दबाव में लिखा गया है। विगत की सरकारें दबाव में रही हैं। आज भी विदेशी लोग जो है या मुसलमान दबाव बनाने की कोशिश कर, कोई भी कानून बनाए उसका विरोध होता है, क्योंकि वो उनके प्राणा उनको है कि हम दबाव बना करके बदलाव से। ऐसे ही काफ़ी चीज़ें आज़ादी के बाद भी जो कानून बने हैं, जैसे बने हैं कि हम अपनी धार्मिक शिक्षा, वेदों की, रामायण, गीता हम अपने स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, जबकि कुरान, हदीसें ये पढ़ाई जा सकती। और हमारा जो संविधान कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है, तो बराबर का अधिकार कहाँ हुआ? ऐसे ऐसे कानून बने हैं, जैसे आप ग्रांट हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में नहीं दे सकते, सिर्फ मस्जिद में, मज़ारों में दे सकते हैं। ये कैसे कानून बनाए भाई? क्या बात करते हैं आप? रामायण, गीता जो ज़िंदगी
को जीना सिखाती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाती है, उनको हम अपने आने वाले जनरेशन को उनकी शिक्षा नहीं दे सकते। और जो ये हदीजे हैं, जो भी लिखा हुआ है इनके अंदर, मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता, लेकिन उनके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आगे हम बच्चों के भविष्य को सुधारती हो। मुझे तो देखने को नहीं मिला, ना सुनने को मिला है। हाँ, सिर्फ लिखा हुआ है भाई ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, या हराम और हलाल के चक्कर में फंस के रह गए। हम आगे वाले जनरेशन को इस चक्कर में नहीं पड़ने देना चाहिए। जो कानून आज़ादी के बाद बने हैं, जैसे लोग थे, शायद दबाव नहीं सहन करने वाले लोग थे, बौने लोग थे, जिन्होंने विदेशी दबाव में या किसी दबाव में कानून बनाए, उन सभी कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए। जो गलत हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। और संविधान में भी जितने बदलाव हो सकते हैं, चाहे वो किसी तरह के भी, जैसे रिजर्वेशन है या कुछ और चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उनके बारे में समीक्षा करनी चाहिए, उनको बदलना चाहिए, क्योंकि दबाव में लिखी गई चीज़ें। और ये कोई गलत बात तो है नहीं। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, हमें ये करना चाहिए। दूसरी एक छोटी सी बात और निकल के आ गई, समझ में आनी चाहिए। पढ़े लिखों समझ में आ गया, आजकल के नौजवान सारे पढ़े लिखे हैं, सबको समझ में आ गया था कि देश सरकार के पास कुछ नहीं है। एक मजदूर भी मजदूरी देश के लिए करता है, एक दुकानदार भी अपनी दुकानदारी देश के लिए करता है, एक व्यापारी व्यापार अपने देश के लिए करता है। हम सब के बिना देश नहीं चल सकता। एक किसान अपने खेत में हल जोतता है, फसल पैदा करता है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। हम सबका योगदान है। आज इस कोरोना देख लिए, पहिया रुक गया, देश की अर्थव्यवस्था रुक गई। अगर कोई नेता या कोई भ्रष्ट अधिकारी अय्याशी कर रहा है, तो एक मजदूर के पसीने की कमाई पे अय्याशी कर रहा है। ये तो बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए ना। आज खुल के सामने आ गया प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो पहले ही मानते थे लोग कि ये सब हमारा है, हम टैक्स पेयर हैं, एवरीबॉडी इज ए टैक्स पेयर। ये मत समझिए कि जो अमीर लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं इसलिए देश चल रहा है, नहीं। एक मजदूर मजदूरी करता है तो वो भी देश चला रहा है, उसका भी देश में योगदान है। अगर किसी का योगदान नहीं है तो भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं, वो देश की जो चलने की जो रफ्तार है उसमें सिर्फ और सिर्फ रुकावट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर नेता आज आप सबके सामने प्रैक्टिकली आ गया। थ्योरेटिकली तो सब लोग जानते थे, पढ़े लिखे जानते थे, लेकिन प्रैक्टिकली सामने आ गया, आप हम सब ने देख लिया। अब हमारे समाज ने, हमारे देश के नौजवानों ने इन भ्रष्ट नेताओं के पास फ़ोटो खिंचवा करके, फ़ोटो अपलोड करके गर्व महसूस ना करें। आप गर्व महसूस कर सकते हैं किसी मेहनतकश इंसान के साथ फ़ोटो खिंचवा करके। तो अब ये मौका है अपने आप को रिफॉर्म करने का। एक इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन आज के नौजवान ही ला सकते हैं, और वो लाएंगे भी। सबके समझ में आ गया कि देश बनता है समाज से। देश समाज को नहीं बनाता, समाज देश को बनाता है। और हमें समाज में रेवोल्यूशन लाना है, इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन लाना है। नए रास्ते निकालने पड़ेंगे, नए तरीके से काम करने पड़ेंगे, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकानदार है। सबको अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करना है। हम सब मजबूत होंगे तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा इकोनॉमिकली। इसके लिए काम करें, प्लान बनाएं और बैठ के ठंडे दिमाग से सोचें, डरे मत। चमचागिरी और डर इंसान की कई पीढ़ियों को ख़त्म कर देता है। किसी की भी भ्रष्ट अधिकारी की या भ्रष्ट नेता की चमचागिरी करने और जी हजूरी करना छोड़ें। हक से बोलें, इट इज़ योर ड्यूटी टू डू इट। देश आपका है, देश को बनाने वाले आप मेहनतकश इंसान हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नेता नहीं है। भूल जाएं अपने आप ये इस बात को। नेता बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा देते हैं सड़कों के ऊपर, उनके नीचे हाथ जोड़े खड़े हैं। क्या प्रूव करना चाहते हैं? नेता भगवान है? भ्रष्ट अधिकारी बना एक छोटे छोटे अपने मामूली स्वार्थ के लिए अपना ज़मीर क्यों बेचे भाई? हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, हम देश के लिए काम करें, हम अपने परिवार के लिए काम करें। हम अपने परिवार को मजबूत बनाएंगे तो देश मजबूत अपने आप होगा। और परिवार को मजबूत बनाना, परिवार के लिए काम करना तो हर इंसान की ड्यूटी है। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं, सिर्फ अपने परिवार को डिस्ट्रॉय ना करें गलत रास्ते पर जाकर, किसी की चमचागिरी कर, किसी से डर कर। डरने वाले को और डराया जाता है।
दिक्कतें सबके ज़िंदगी में हैं, उन दिक्कतों से पार पाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, नौजवानों को खासकर। ये देश नौजवानों का है, आने वाली पीढ़ियों का है, और वह मजबूती से काम करें। यही अच्छा है आपके लिए, अपने देश के लिए। अपने देश से प्यार करें, और देश से प्यार करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने परिवार से प्यार करें, अपने फ़र्ज़ निभाएं बस। और ज़्यादा नारे लगाने की ज़रूरत नहीं होती देश से प्यार करने की, दिखाने के लिए। देश से प्यार करते हो, उसको दिखाने के लिए एक ही चीज़ है कि अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने परिवार के लिए जितना मजबूत हो सके इकोनॉमिकली, फिजिकली, उसको मजबूत बनाएं। यही देशभक्ति है। धन्यवाद।